Hello and welcome once again on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। एक बार फिर से आप सबके सामने नए चैप्टर्स के साथ, इनफैक्ट पुराने चैप्टर के नए टॉपिक्स के साथ मैं आप सबके सामने डॉक्टर मनोज कुमार गिरी उपलब्ध हूं। और आज के क्लास में इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम सेल का धड़कन कह सकते हैं, सेल की दुल्हन कह सकते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको इस टॉपिक से परिचय भी कराया था। जी हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो सेल के लिए बहुत मायने रखता है, वो है न्यूक्लियस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केंद्रक के बारे में, सेल की दुल्हन के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने बद्रीनाथ की दुल्हनिया ये दिमाग में रखा होगा, तो थोड़ा सा सेल की दुल्हनिया भी दिमाग में रखिए और आइए समझिए कि ये जो न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, ये कितना इम्पॉर्टेंट आयाम रखता है एक सेल के फंक्शन के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कोशिका के भीतर अगर हम प्रवेश करना चाहें तो सबसे पहले हमें झिल्ली है उस बाधा को पार करना होगा। इसी कड़ी में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताया था। आज के वीडियो में झिल्ली पार करने के बाद हमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या स्ट्रक्चर से भेंट होगा सेल में, वो होगा न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस जो कि एक लैटिन के शब्द नक्स से आया है, नक्स एक लैटिन का शब्द है नक्स, उसी से इस न्यूक्लियस को लिया गया है, जिसका मतलब होता है वो जो ड्राई फ्रूट्स में हम लोग नट्स खाते हैं ना, वो वाला नट्स। ये जो न्यूक्लियस है, इसकी खोज मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की सबसे पहले खोज की थी। अब सवाल ये उठता है, ये जो नट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स माना जाता है, क्या न्यूक्लियस कुछ वैसा ही फंक्शन करता है? तो जी हाँ, न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं हार्ट ऑफ द सेल। ये कोशिका का एकदम समझिए तो हृदय है। हृदय के भांति कोशिका को चलाता है, कोशिका के फिजियोलॉजी को देख रेख करता है। कहते हैं कि न्यूक्लियस इज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल रूम है, क्योंकि ये कोशिका के सारे एक्टिविटी को नियंत्रित भी करता है। तो इसी न्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि न्यूक्लियस किस तरीके से फंक्शन करता है और किस स्ट्रक्चर से बना है और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो पुरानी बातों की तरह एक बार फिर से रिपीट करते हुए कॉपी पेन उठाएंगे और इसके यात्रा का आनंद लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसको पढ़ने के लिए एक नए ब्रांच की जरूरत हो गई। तो ग्रीक में एक शब्द होता है कैरियन। कैरियन, इसी से एक नया ब्रांच बना जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में हम अपना करियर नहीं बनाते हैं, न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं। यानी न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए एक नए ब्रांच की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम लोग कैरियोलॉजी कहते हैं। और कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। और इसी कैरियन या न्यूक्लियस के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल को हमने दो प्रकार से बांटा है। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये कैरियो मतलब जो न्यूक्लियस होता है, यहीं से ये सारा चीज आया है। तो न्यूक्लियस की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, नहीं होते हैं, कितने होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लो ये एक सेल है, तो एक सेल के अंदर कभी कभी एक न्यूक्लियस होते हैं, मतलब वन न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, एक सेल के अंदर। तो ये कंडीशन को आप बोलते हो यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसा कि हमारे प्लांट और एनिमल के मैक्सिमम सेल ऐसे ही होते हैं, एक सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। कभी कभी देखते हैं कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या हो जाती है दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाई न्यूक्लिएटेड। और ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि बाई न्यूक्लिएटेड का एक एग्जाम्पल बता दीजिए कहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम्पल में याद रखेंगे पैरामीशियम को। पैरामीशियम एक जीव है जो देखने में स्लीपर शेप का होता है, चप्पल के आकार का होता है। और इस पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज मेगा न्यूक्लियस होता है और एक स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मतलब पैरामीशियम में बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, दो न्यूक्लियस वाला कंडीशन देखने को मिलता है। अब आते हैं कि क्या एक और दो न्यूक्लियस ही होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि कभी कभी सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टीपल न्यूक्लियस है भाई। और ये जो न्यूक्लियस है ये दो तरीके से, दो अलग अलग टर्म आपको यहाँ पे जानने हैं। एक टर्म होता है एनिमल के केस में, अगर एनिमल के केस में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलेंगे सिनसाइसियम। सिनसाइसियम एनिमल हो तो सिनसाइसियम यूज करते हैं। और अगर यही मल्टी न्यूक्लिएटेड केस अगर हमारे प्लांट केस में हो या प्लांट सेल में हो तो इसके लिए हम लोग कोएनोसाइटिक भी कहेंगे या सिनोसाइटिक, जो आप प्रोनाउंसिएशन करें। तो कोएनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं। सिनसाइटिकम का मतलब होता है या सिनसाइशियम का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड एनिमल केस में, और प्लांट केस में इसी को हम लोग बोलते हैं कोएनोसाइटिक। अब आपके दिमाग में आएगा कि एनिमल सेल में कौन सा ऐसा सेल है भाई जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल में याद रखेंगे हमारा जो एस्ट्रिएटेड मसल्स है, इसी मसल्स में इस तरीके का देखने को मिलता है। मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो इस तरीके के मसल्स में जैसे हम चल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मसल्स का रोल है। तो ये जो मसल्स होंगे यहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल्स में सिंसाइटिकम कंडीशन देखने को मिलता है ह्यूमन के बॉडी में। अगर आप प्लांट में चले जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप जो नारियल पानी पीते हैं वो लिक्विड नारियल जो है वो एक तरीके का लिक्विड एंडोस्पर्म है, और यही जो है कोएनोसाइटिक कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को प्रदर्शित करता है। तो हम अभी तक क्या समझ रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सेल का कंट्रोल रूम है, सेल का हार्ट है, सेल का ब्रेन है। और ये न्यूक्लियस कभी कभी एक है तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, दो है तो बाई न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल में है तो सिनसाइशियम कर रहे हैं, और प्लांट के केस में कोएनोसाइटिक कंडीशन बोल रहे हैं। कहाँ पे पाया जाता है, ये दोनों कंडीशन को भी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। और साथ साथ ये भी समझे कि न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए हमने एक ब्रांच बनाया जिसको हम लोग कैरियोलॉजी बोलते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की ओर कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। न्यूक्लियस कैसा दिखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा था कि सेल कैसा दिखता है, तो मैंने कहा झिल्ली हटाओ, झिल्ली हटाओगे अंदर प्रवेश करोगे तो सेंटर में मिलेगा आपको न्यूक्लियस। वैसे ही अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का कि कहाँ पे पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, न्यूक्लियस दोनों जगह पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अंतर थोड़ा ये रहता है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है और प्लांट सेल में थोड़ा सा पेरिफेरल हो जाता है, किनारे हो जाता है, एसेंट्रिक हो जाता है, सेंटर से दूर हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियस जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, किन किन चीजों से ये बना होता है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, एक स्ट्रक्चर हम लोग बना के भी देखेंगे, लेकिन पहले कंपोनेंट्स की बात करें कि एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो मुख्य कंपोनेंट हमें दिखाई देंगे वो हैं, सबसे पहला, कोई भी सेल में मैंने कहा था कि सबसे पहले झिल्ली मिलती है, तो न्यूक्लियस के बाहर भी झिल्ली है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के बाहर की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस भी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको भी एक झिल्ली से घेर के रखा गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैरियो,
और थीका मतलब होता है कवरिंग, तो इसको हम लोग कैरियोथीका भी कह सकते हैं या न्यूक्लियर झिल्ली भी कह सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस के सबसे बाहर झिल्ली मिलती है, और कैसी झिल्ली मिलती है ये एकदम स्टार मार्क पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। न्यूक्लियस की जो झिल्ली है वो सिंगल नहीं है, वो डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई झिल्ली है, मतलब डबल मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस एक ऐसी संरचना है जो दो झिल्लियों से घिरी होती है। आप दिमाग में रखिएगा ये बात, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, शॉर्ट में याद रखिएगा एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी होता है ना एमएनसी, वो दिमाग में रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट ये तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं, दो झिल्ली से घिरे होते हैं। एमएनसी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस जो है हमें डबल मेम्ब्रेन दिखाई देगा, दो दो झिल्लियां न्यूक्लियस में दिखाई देगी जब उसको हम सबसे बाहर से देखेंगे। तो अब आते हैं, देखते हैं कि वो झिल्लियां कैसी होती हैं, क्या करती हैं। तो न्यूक्लियस का अगर ये स्ट्रक्चर आप मान लो, थोड़ा स्फेरिकल, थोड़ा कम भी हो तो चल जाएगा। तो न्यूक्लियस दो झिल्लियों से घिरी हुई स्ट्रक्चर है, पहला झिल्ली ये हो गई और दूसरी झिल्ली ये बाहर में एक झिल्ली हो गई। अब यह है कि जो बाहर में झिल्ली होगी उसको हम लोग बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो अंदर में झिल्ली होगी उसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो झिल्ली से न्यूक्लियस घिरी हुई है। अब होता क्या है कि ये वाला पार्ट को हम कह दे रहे हैं कि आप बाहर की झिल्ली हो, न्यूक्लियस की हो ना, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देंगे सिंपली, और जो अंदर वाला है उसको हम कह देंगे कि ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में सबसे पहले तो भैया मेम्ब्रेने मिलेगा ना, झिल्लिए मिलेगा ना। मैंने कहा था कि कोई भी स्ट्रक्चर सेल का है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको सुरक्षा करने के लिए झिल्ली लगा दी गई है। तो सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी को हमने कैरियोथीका वर्ड भी यूज किया था आउटर और इनर मेम्ब्रेन के लिए कलेक्टिव रूप से। अब आता है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यू हो जाते हैं और इस तरीके से पोर्स का निर्माण करते हैं। तो जहां जहां ये पोर बनता है उस पोर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब भैया न्यूक्लियस में परफोरेशन होगा, न्यूक्लियस में छिद्र बनेगा, तो सिंपली ये स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 10 से 50, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथ ओंथ और विड्थ याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये याद रखिए कि न्यूक्लियर पोर होता है और इसी छिद्र के माध्यम से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर पदार्थों का, विशेषकर प्रोटीन लिपिड का आवागमन होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियस की जो दो झिल्लियां हैं, आउटर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे परफोरेशन देखने को मिलेगा, और ये परफोरेशन होता है ये दोनों झिल्लियों के फ्यूजन से। दोनों झिल्लियां जहां आपस में मिलती हैं वहां पे जाके एक जगह पे एक हो जाती हैं, अब परफोरेट करके एक छिद्र का निर्माण कर देती हैं, और इसी छिद्र से डेवलपमेंट होता है प्रोटीन और लिपिड का, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम होता है। क्योंकि इस न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे साइटोप्लाज्म वगैरह हैं, वो बाहर में हैं, कोशिका के द्रव्य, दोनों आपस में मिक्स ना हो इसलिए एक नई झिल्ली बना दी गई है। और कहते हैं कि ये जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है इसके बीच का जो खाली जगह होता है ये होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दो न्यूक्लियस के बीच के खाली स्थान वाले भाग में। अभी तक जो न्यूक्लियस का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब झिल्ली वाला पार्ट है, पोर्स वाले पार्ट हैं जहां से कोई पदार्थ का आगमन होगा। ये भी हाईली परमेबल होगा और रेस्ट्रिक्शन के साथ शर्तें लागू होंगी कि कौन न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है और कौन न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं केंद्रक का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो दो झिल्लियों से घिरा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और दोनों के बीच में खाली जगह है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस के अंदर में क्या है। तो ये जो न्यूक्लियस का जो अंदर का पदार्थ है वो सेमी फ्लूइड से भरा हुआ है। इस सभी को कलेक्टिव रूप से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है। अब देखिए ना, एक नया टर्म आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। कभी आप पढ़ते हैं ये शब्द प्रोटोप्लाज्म, समझते भी चला जाए, कभी आप पढ़ते हैं ये टर्म साइटोप्लाज्म,
अब आपको पढ़ना पड़ रहा है एक नया टर्म, उसका मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये तीनों क्या है भाई? तो अगर खाली न्यूक्लियस का द्रव्य, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है अकेले, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के, ये न्यूक्लियस को छोड़ दें तो बाहर में पूरा सेल है ना, तो सेल का जो द्रव्य है न्यूक्लियस को छोड़ के कहलाएगा साइटोप्लाज्म। तो फिर प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाएगा भैया? तो इन दोनों को मिला देंगे तो वो कहला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। माने साइटोप्लाज्म जोड़ न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस है, हक्सले ने कहा था, यही वो द्रव्य है, सुल्ज ने सुलझाया था इस थ्योरी को, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस का द्रव्य और सेल का द्रव्य मिला दें और न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? तीनों को आप समझेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है उसको मैंने क्या कहा? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। और यही न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरीके का स्टोर हाउस है जिसके पास डीएनए बनाने का, आरएनए बनाने का, प्रोटीन बनाने का सारा मटेरियल इसके पास स्टोर्ड है इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। मतलब न्यूक्लियस के भीतर जो द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, वो सारी एक्टिविटीज को, डीएनए बनाने को, आरएनए बनाने को, प्रोटीन निर्माण करने के सारे मसाला को अपने पास दिए हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में सिर्फ ये द्रव्य है या और कोई स्ट्रक्चर है? तो इसमें आपको मिलेगा एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर जिसमें कोई झिल्ली नहीं लगी है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मतलब यहां पे एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, न्यूक्लियोलस। चैप्टर के लास्ट में आपको एक पजल्स देंगे सॉल्व करने के लिए, जहां न्यूक्लियस से संबंधित 8-10 वर्ड देंगे और आप 8-10 को अलग अलग डिफाइन करिएगा कि सबका अलग क्या क्या कहानी है। फिलहाल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो बिना कोई मेम्ब्रेन से घिरा है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और इसी न्यूक्लियोलस को बाबू दिमाग में रख लीजिएगा, लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि इसमें से लिटिल न्यूक्लियस कौन है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोलस एक लिटिल न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर, कहां पे? तो न्यूक्लियस की संरचना में पाया जा रहा है। कौन? तो न्यूक्लियोलस। क्या करेगा? तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करेगा आगे हम बताएंगे, लेकिन दिमाग में रखिएगा ये विशेषकर से प्रोटीन का जो राइबोसोम जो है उसके बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब प्रोटीन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए इस न्यूक्लियोलस को हम लोग अगर प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह देना तो गलत नहीं होगा। तो कॉपी और पेन लेके ये छोटे छोटे टर्म को ऐड करिएगा कि न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन लेस, किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर पाया जाता है और डीएनए आर प्रोटीन के कंटेंट को बनाने का सारा तजुर्बा रखता है। अब मुख्य रूप से ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन के निर्माण में भूमिका निभाता है। स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस का। कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। बाहर का जो झिल्ली है ना न्यूक्लियस का, जिसको आप आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहे हैं, इस झिल्ली की यारी होती है, दोस्ती होती है। किससे? तो एक विशेष प्रकार के सेल ऑर्गेनेल से जिसका नाम है ER। आप ये भी याद रखिएगा, ER, यार, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है इसका। और ये क्या करेगा भाई? तो आउटर मेम्ब्रेन में ये जुड़ा रहता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी एक्स्ट्रा प्रोटीन लिपिड की, ये भाई साहब यार सॉल्व करेंगे इनके, जिनका नाम है ER। तो आउटर मेम्ब्रेन पे ER है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर के बीच में खाली जगह है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस नाम है। अंदर में पूरा द्रव्य भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम है। और उसी के अंदर ये स्फेरिकल बिना झिल्ली का बना हुआ न्यूक्लियोलस बैठा हुआ है जो प्रोटीन का फैक्ट्री है और राइबोसोम के बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हम लोग बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बस इतना ही कुछ है कि और भी कुछ है? तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो धागा जैसा, थ्रेड जैसा लिपटा हुआ है और इस तरीके से धसा हुआ है। कहते हैं कि सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी के अंदर छिपा हुआ है और इस पदार्थ का या इस इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का नाम है क्रोमेटिन। एक और बढ़ गया भैया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन
पूछेगा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन रखता है, तो क्रोमेटिन रखता है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन बनाता है, तो भैया न्यूक्लियोलस बनाता है। लिटिल न्यूक्लियस कौन है, तो न्यूक्लियोलस है। अब इसी स्ट्रक्चर को एक जगह पे स्टेटमेंट के जरिए समराइज करते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिला। बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का यही है। अब इसमें देखते हैं ऐड हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम कंपोनेंट की बात करें, न्यूक्लियस की कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस में बात करें, तो हम सबको अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहला हमने क्या कहा था भाई, कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जी। कितने झिल्लियों से घिरा होता है, 2 झिल्लियों से घिरा होता है। दोनों के बीच का खाली जगह क्या कहलाता है, दोनों के बीच का खाली जगह क्या कहलाता है, तो कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये 2 झिल्ली है, क्या कहलाता है, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको और किस नाम से हम लोग जानते थे, तो हमने कहा था कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और थीका मतलब होता है कवरिंग, तो कैरियो थीका भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद एक चीज मैंने और बताया था कि जो आउटर वाला झिल्ली होता है वो किसके साथ दोस्ती रखता है भाई, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ईआर के साथ जुड़ा रहता है। ईआर के साथ, ईआर के साथ, ईआर के साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जो प्रोटीन और लिपिड के डेवलपमेंट में, ट्रांसफर में न्यूक्लियस को हेल्प करता है। तो ये हो गया पहला कंपोनेंट न्यूक्लियस का, जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी झिल्ली, न्यूक्लियर झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर। दूसरा कंपोनेंट पे आए, न्यूक्लियस का मैंने दूसरा कंपोनेंट कहा, वो होगा कौन सा भाई, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म वो है जो एक तरीके का कह सकते हैं सेमी फ्लूइड है। इसमें कुछ तरल द्रव्य भी भरे हैं और कुछ संरचनाएं भी भरी हुई हैं। कौन कौन सी संरचनाएं हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में भाई, तो 2 संरचना पाई जा रही थी। एक को कह रहे थे लिटिल न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोलस, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखा गया है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने क्रोमोजोम को बिल्कुल अलग रखा है ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। क्रोमेटिन तक ही हम बातों को लेके चलेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसके बारे में भी हो गया कि ये एक तरीके का कह सकते हैं कि ये प्रोटीन का फैक्ट्री है। और ये जो है न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस है बाबू, बिना झिल्ली के है, कोई भी इसके ऊपर झिल्ली नहीं है। इसी न्यूक्लियोलस के बारे में कह रहे थे कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और इसी न्यूक्लियोलस के बारे में कह रहे थे कि ये जो है वो क्या करता है जी, तो राइबोजोम के बायोजेनेसिस में पूरा का पूरा ए टू जेड ऑफ राइबोजोम सारे फंक्शंस को देखता है, राइबोजोम के बायोजेनेसिस में मदद करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का वो है ये क्रोमेटिन, जो एक बेसिक कैरेक्टर है क्रोमा। क्रोमा मतलब होता है बाबू कलर, और यहीं से ये वर्ड आया है क्रोमेटिन। और ये बात फ्लेमिंग साहब ने डिस्क्राइब किया था। फ्लेमिंग साहब ने कहा था कि क्रोमेटिन जो है ये कलरफुल कोई चीज न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है, कलर बॉडी, और नाम पड़ गया इसका क्रोमेटिन। क्लियर है। अब आते हैं कि ये जो क्रोमेटिन है ये क्या करता है भाई, तो सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारा का सारा अनुवांशिकता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण लक्षण जा रहे हैं माँ बाप से बच्चों में, वो इसी के पास है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और साथ ही साथ ये सारा वो सब्सटेंस रखेगा जो जो नए डीएनए बनाने में और जीन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के ट्रांसफर होने में मदद करेगा। क्रोमेटिन भी कहते हैं कि 2 तरीके का क्रोमेटिन एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। एक लूजली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और एक बड़ी टाइटली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन में ही 2 पार्ट्स है, यूक्रोमेटिन जो कि लूजली अरेंज्ड है, और ये थोड़ा सा लाइट कलर्ड है स्टेन के हिसाब से। देखें अगर इसका कलर हमको प्राप्त हो स्टेनिंग में तो ये हमको लाइट कलर प्राप्त होता है, और ये वाला जो है बहुत ही डार्क कलर्ड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क है या डार्कली स्टेन्ड है, और
यूक्रोमेटिन जो है लाइटली स्टेन्ड है। और अगर कुछ अंतर के हिसाब से देखें तो मैंने ये कहा कि यूक्रोमेटिन जो है लूजली अरेंज्ड है, ढीला ढाला धागा जैसा है, और ये वाला जो है हेट्रोक्रोमेटिन वो डेंसली एकदम कॉम्पैक्ट है, एकदम घना है और पैक्ड स्ट्रक्चर है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बंच फंक्शन के बारे में बात करें और ये क्या करता है, तो याद रखिएगा जितने भी यूक्रोमेटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। अब ये क्या है भाई, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होना मतलब डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये सब में यूक्रोमेटिन भाग लेता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। डीएनए से डीएनए बनता है ना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शनली जो होता है यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से देखें तो ये नॉन एक्टिव होता है या लेस एक्टिव होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं भाई, तो फिर से दिमाग में रख लीजिए, भूला मत जाइएगा। आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है वो सेल की दुल्हन है, सेल का कंट्रोल रूम है, सेल का जो है वो हार्ट है, सेल का वो ब्रेन है, और ये बना हुआ है दो झिल्लियों से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, बाहर की झिल्ली, अंदर की झिल्ली। बाहर की झिल्ली कैसी है भाई, तो बाहर की झिल्ली जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, और अंदर वाली झिल्ली जो है वो किस प्रकार से अटैच है भाई, तो अंदर वाली झिल्ली का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया जाए भाई, किधर गया स्ट्रक्चर, ये रहा। ये बाहर वाली झिल्ली है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई है, अंदर वाले और बाहर वाले के बीच में ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस दिख रहा है, बीच बीच में यहाँ पे पोर्स डेवलप हुए हैं जिससे चीजें आदान प्रदान होंगी, आगमन होंगी, आवागमन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूक्लियर पोर कहला रहा है। इसके अंदर एक बिना मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कह रहे हैं, जो लिटिल न्यूक्लियस कहलाता है। और यही वो धागा नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिए हुए है, और इसी का नाम है क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन दो तरीके का है, यूक्रोमेटिन के रूप में है और हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में है। ज्यादा एक्टिव यूक्रोमेटिन है, लेस एक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन है। स्ट्रक्चर पे क्रोमोजोम से इसका क्या एसोसिएशन है वो अगले वीडियो में जब क्रोमोजोम पे चैप्टर हम लेके आएंगे वहां पे क्रोमोजोम के बारे में बात बताएंगे। फिलहाल न्यूक्लियस के बारे में और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं जो हम कंसेप्ट में समझ के आ रहे हैं, मतलब लास्ट फाइनल पॉइंट्स के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसमें कुछ शब्द हैं जो आपका थोड़ा सा ब्रेन बोगलिंग करा देते हैं। आइए देखते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई, थोड़ा और कर देते हैं, न्यूक्लियोजोम, थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड, और कंफ्यूज कर दें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एक और कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मुझे लगता है कि इस वीडियो लेक्चर्स के कंप्लीट होने तक इन सब के बीच में आप अंतर जरूर समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझ लीजिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियोइड, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, सबको आप क्या अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं? तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको इन सभी के बारे में 1 मिनट में समझाऊं कि ये दिखते कैसे हैं या ये कौन है। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल रूम है, प्लुरल न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, इसका प्लुरल न्यूक्लियोलाई है। और न्यूक्लियस के भीतर ये जो क्रोमेटिन पाया जाता है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूक्लियोसोम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियोइड क्या है? तो वैसे सेल
यूकैरियोटिक सेल नहीं, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल जहां न्यूक्लियस नहीं है तो उसके जगह पे कौन काम करेगा? तो ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है बैक्टीरिया वगैरह में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस की झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन की होती है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दो न्यूक्लियस के बीच का खाली स्थान होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म एक द्रव्य है जिसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाने के सारे इंग्रेडिएंट छिपे हुए हैं, उसी में ये न्यूक्लियोलस भी है और उसी में ये क्रोमेटिन थ्रेड भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। और न्यूक्लियस को मैंने जैसा कि कहा कि ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है, तो सेल के सारे फिजियोलॉजी को, सेल डिवीजन से रिलेटेड हो, सेल के ग्रोथ से हो, डिफ्रेंसिएशन से हो, बिना न्यूक्लियस के पूछे कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि न्यूक्लियस जो है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है, सेल का धड़कन है, सेल की जान है, सेल की दुल्हन है। इस न्यूक्लियस को इन सारे कंटेंट के साथ आपको समझना है और इसी को कंफ्यूजन से बाहर रखने के लिए मैंने क्रोमोजोम को बिल्कुल इससे बाहर कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यूक्लियस से संबंधित कंसेप्ट समझने में थोड़ी सहूलियत हुई होगी। और अगर आपके इसके किसी भी तरह के कोई कंप्लेन है, किसी भी तरह के कोई डाउट्स रहते हैं, तो काइंडली मेरे साथ आप शेयर कीजिए ताकि उसको और इंटरेस्टिंग तरीके से और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखा जा सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब का कारवां चलते रहना चाहिए ताकि अगले वीडियो में और ज़्यादा एनर्जी देखने को मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।